Welcome to BBVN online classes, and in our last class we have already discussed about the VBT, and that is valence bond theory. Today I am going to tell you about the CFT, and that is crystal field theory. तो देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें सबसे पहले तो क्या बताती है, लिगेंड्स के बारे में बताती है और स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में बताती है। तो CFT को पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, डी ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, जो हम लोगों ने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमें पता है डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। एक तो होता है डी एक्स वाई, दूसरा होता है डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से 5 ऑर्बिटल्स के नेम होते हैं, और ये किस बेसिस पर होते हैं कि जो लॉब्स होते हैं, डबल डम्बल्ड जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके जो लॉब्स होंगे वो एक्सिस के एक्स और वाई एक्सिस के अगर बीच में होते हैं तो उसका नाम होता है डी एक्स वाई। वाई जेड एक्सिस के बीच में होता है तो बोलते हैं डी वाई जेड। एक्स और जेड एक्सिस के बीच में होते हैं लॉब्स, तो उसे हम बोलते हैं डी एक्स जेड। अगर लॉब्स एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर होते हैं तो उस ऑर्बिटल का नाम होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर दोनों लॉब्स जेड एक्सिस पर होते हैं तो उसे हम बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। अब देखिए होता क्या है, आपको पता है जब भी लिगेंड्स मेटल के साथ में बॉन्ड बनाने आते हैं तो सीएफटी क्या बोलती है। ये हमने आपके सामने 5d ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर रही हूँ। क्या है ये, D5 या 5d ऑर्बिटल्स। तो स्टार्टिंग में ये 5d ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के होते हैं। क्या होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं। तो सबसे पहले हम CFT की बात करते हैं टू एक्सप्लेन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, CFT को कहाँ यूज में ले रहे हैं, फॉर द एक्सप्लेनिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और आप लोगों को सभी को पता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इस तरीके से मेटल सेंटर में होती है और लिगेंड्स क्या होंगे, इस तरीके से चार तो क्या होते हैं, स्क्वायर प्लेनर में होते हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे की तरफ होगा। तो इस तरीके से मेटल सेंटर में होके 6 लिगेंड्स क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, आपको पता है जब भी ये ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है तो हमें पता है 3 एक्सिस होती हैं। एक तो मैंने ये बना दी एक्स एक्सिस, ये मैंने बनाई है वाई एक्सिस, और ये जो होती है जो स्क्वायर प्लेनर के स्ट्रेट सेंटर से निकलती है उसे हम बोलते हैं जेड एक्सिस। ओके, अब देखिए आपको होता क्या है, स्टार्टिंग में जब ये डी ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं डी जनरेटेड। ठीक है, क्या बोलते हैं आप, डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स, मींस दीज आर द सेम एनर्जी, ये सेम एनर्जी के होते हैं। अब क्या होता है, जैसे लिगेंड मेटल के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए आते हैं, कोऑर्डिनेट करने के लिए आते हैं, तो देखिए कहां से आते हैं, एक तो वाई एक्सिस पे आता है, एक्स एक्सिस पे आता है, वाई एक्सिस पे लिगेंड्स आते हैं और जेड एक्सिस पे लिगेंड्स आते हैं। तो दोबारा देखिएगा कि लिगेंड्स कहां आते हैं, मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करने एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से होता क्या है, जो डी ऑर्बिटल्स के लोब्स एक्स और वाई जेड एक्सिस पर होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिन डी ऑर्बिटल्स के लोब्स एक्स वाई और जेड एक्सिस के ऊपर होते हैं, उन दो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो क्या हो जाती है, इन डी ऑर्बिटल्स से ऊपर, यानी हायर एनर्जी के हो जाते हैं। बट जो डी ऑर्बिटल्स के लोब्स एक्सिस के ऊपर नहीं आते हैं, एक्सिस के बीच में आते हैं, उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, इन डी ऑर्बिटल से कम हो जाती है। तो देखिए हम किस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि दो कौन कौन से 3 डी ऑर्बिटल्स, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इनकी एनर्जी तो क्या हो जाती है, इन डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल से कम हो जाती है। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रॉ करा है, और इन दो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है, इनसे ज्यादा हो जाती है। तो ये कैसे आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, यानी इनके इन दो डी ऑर्बिटल्स को मैंने कहां बनाया, इससे हायर एनर्जी को शो करते हुए ड्रॉ किया है। अब देखिए होता क्या है, ऐसा क्यों होता है, देखिए लिगेंड जब भी मेटल से बॉन्ड बनाने आता है तो हम ये CFT ये बोलती है कि लिगेंड मेटल के साथ बॉन्ड बनाते समय जो बॉन्ड बनता है वो 100% आयनिक होता है। देखिए क्या बोलती है CFT, लिगेंड्स जब मेटल के साथ में बॉन्ड बनाने आता है
तो वो 100% आयनिक बॉन्ड प्रिपेयर करते हैं या बनाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम सभी को पता है वो किस तरीके के बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। लेकिन CFT ने ऐसा कहा है, तो उस अकॉर्डिंग हमें इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है ऑर्बिटल्स का, जो कम एनर्जी के हो जाते हैं, ज्यादा एनर्जी के हो जाते हैं, वो इसी बेसिस पर दिया है। और उन्होंने क्या कहा, हमें पता है जो ये लॉब्स होते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये लॉब्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो जब लिगेंड्स आते हैं तो वो भी क्या करते हैं, लोन पेयर्स देते हैं मेटल को। तो लिगेंड्स भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर आते हैं। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाता है, रिपल्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जिन ऑर्बिटल्स के लॉब्स यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर होती है, तो वो लिगेंड्स क्योंकि एक्सिस पर आते हैं, तो उन ऑर्बिटल्स और लिगेंड्स के बीच में रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से वो दो ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, dx² y² एंड dz²। तो ये दोनों की रिपल्शन की वजह से एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जबकि ये जो तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि इनके लॉब्स क्या होते हैं, बीच में नहीं आते हैं, लिगेंड्स के बीच में नहीं आते हैं, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। ये है इसका रीजन। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो है उसे हम बोलते हैं बेरी सेंटर। इसे हम क्या बोलते हैं, बेरी सेंटर, ठीक है। जहां बेरी सेंटर किसको बोलते हैं, इन डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी को, जितनी एनर्जी होती है। अब देखिए इस बेरी सेंटर से ये जो गैप होता है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो एनर्जी गैप होता है, ये जो गैप है वो क्या है, एनर्जी गैप है। इस टोटल एनर्जी को तो हम बोलते हैं CFSE। क्या बोलते हैं इस टोटल एनर्जी गैप को, CFSE। और CFSE का नाम क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजिंग एनर्जी। क्या नाम है इसका, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजिंग एनर्जी। तो अब ये एनर्जी गैप किस वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन, ठीक है। अब देखिए ये जो एनर्जी गैप है बेरी सेंटर से इन जो 3 ऑर्बिटल्स हैं इनको बोलते हैं T2G। क्या बोलते हैं इनको, T2G। और इन जो 2 ऑर्बिटल्स को क्या नाम दिया, EG। इन 2 ऑर्बिटल्स को जो हायर एनर्जी के हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं, EG, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी गैप होता है उसकी वैल्यू होती है 2/5, ठीक है। और ये जो एनर्जी गैप होता है उसका वैल्यू होता है 3/5। और इस टोटल एनर्जी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और ये स्प्लिटिंग क्यों होती है, ये स्प्लिटिंग किसकी वजह से होती है, जब लिगेंड जुड़ने आते हैं। और ये स्प्लिटिंग एनर्जी भी लिगेंड्स के बेसिस पर ही इसकी वैल्यू भी अलग अलग होती है। अगर लिगेंड, अब हमने जो बात करी थी कि स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड की, तो देखिए अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर लिगेंड वीक होता है तो स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो लिगेंड का स्ट्रॉन्ग और वीक होना भी स्प्लिटिंग एनर्जी हमें शो करती है, जो हमें बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो ये क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी है। इन 3 ऑर्बिटल्स को हम T2G बोलते हैं, dxy dyz dxz को, dx² - y² को और dz² को EG ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से CFT हमें क्या एक्सप्लेन करती है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग होगी तो T2G ऑर्बिटल्स की वैल्यू, तो एनर्जी की वैल्यू तो क्या हो जाती है, जो नॉर्मल d ऑर्बिटल्स थे उनसे कम हो जाती है, और EG की जो एनर्जी लेवल है वो क्या है, बढ़ जाता है इनसे, ठीक है। अब बात आती है, मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ कि मान लीजिए हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं और हमारे पास में यहाँ क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है तो क्या होगा, ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, 1 2 3, ठीक है। आना तो क्या चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। बट अगर स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, ज्यादा होती है
पेयरिंग एनर्जी से, ध्यान से सुनिएगा, स्प्लिटिंग एनर्जी अगर पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है तो ये क्या करते हैं, पांचों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, वो ऊपर नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पेयरिंग एनर्जी क्या है, कम है, तो ये पेयर हो जाते हैं। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से आ गए, इस तरीके से। अब हमसे क्यों आए, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी से क्या है, कम है। ठीक है, दूसरी बात हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द स्प्लिटिंग। तो देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, T2G5 Eg0, क्या आ गया, T2G5 और Eg में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये तो बात आई जब कंडीशन ये हो। तो लिगेंड कैसा होगा, पेयरिंग हो गई ना, तो लिगेंड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी के कंपेयर में। अब हम बात करते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड। तो देखिए वीक लिगेंड में क्या होता है, वीक लिगेंड में स्प्लिटिंग एनर्जी कम हो जाती है और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो अब अगर ये कंडीशन आती है वीक लिगेंड में, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं हो पाते हैं क्योंकि ये एनर्जी गैप कम है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं, Eg में आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, T2G3 Eg2, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्या है, कब की बात है, इन द प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड। तो इस तरीके से CFT जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरीके से पेयरिंग होगी, किस तरीके से पेयरिंग नहीं होगी, उसका एक्सप्लेनेशन देता है, क्यों होती है उसके बारे में बताती है। दूसरी बात, जो ये बीच का ये गैप है, एनर्जी गैप, उसको बोलते हैं हम 10 डेक्यूरेल। इसका वैल्यू क्या होता है, टोटल वैल्यू 10 डेक्यूरेल, ये क्या है, इसकी यूनिट है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बाय यूजिंग CFT। थैंक यू।